कहानी हारी या जीती। सर्दी की गुनगुनी दोपहर रोज आंगन की छोटी सी बगिया में ही कट जाती है। सुधीर 2 प्याले कॉफी के बनाकर ले आए। एक प्याला श्यामली को देते हुए कुर्सी खींचकर अखबार पढ़ने बैठ गए। आजकल नियम सा बन गया है, दोपहर की चाय कॉफी सुधीर ही बना लेते हैं। श्यामली ने कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सुधीर को निहारा। कैसी शांत निर्मल समंदर सी शांति पसरी है चेहरे पर, ठीक उसी तरह जैसे किसी भयंकर तूफान के बाद छा जाती है। बीते कुछ वर्षों में कितना परिवर्तन आ गया है सुधीर के व्यक्तित्व में, व्यवहार में। रिटायरमेंट के बाद ढलती उम्र की नरमी है या 4 दशकों से प्राप्त श्यामली के प्यार की गर्मी, जिससे सुधीर जैसे कठोर, मुहफ़्फ़त, जिद्दी या कहीं अड़ियल व्यक्ति का कायाकल्प हो गया। मानो जैसे धरा की गर्मी से कठोर चट्टान पिघलकर लावा बनकर बहने लगी हो। सचमुच प्रेम में कितनी शक्ति होती है, श्यामली महसूस कर चुकी थी। सुधीर के चट्टान से लावा तक सारे परिवर्तन धीरे धीरे एक एक कर उसके सम्मुख ही तो हुए थे। कितने सुखद परिवर्तन थे जीवन के, किंतु स्मरण करते ही वे सारी अनचाही स्मृतियां भी मानस पटल पर उभरने लगती, जो दिल में कसक पैदा कर देती थी। उन्हें विस्मृति से शून्य करने का श्यामली भरसक प्रयास करती। विचारों की दिशा को मोड़ने के हर प्रयत्न के बावजूद फिर वही प्रश्न उसे सोचने पर विवश कर देता कि जीवन की इस प्यार की बाजी में वह हारी है या जीती। उत्तर ढूंढने के लिए श्यामली आंखें मूंदकर जीवन के पिछले 4 दशकों का हिसाब किताब जांचने लगी। कितनी जिद पर अड़कर सुधीर ने उससे विवाह किया था। घर वाले सुधीर के अड़ियल स्वभाव से परिचित थे। जो ठान लिया सो करके रहेंगे। अम्मा बाबूजी के विरोध में सुधीर ने भी अन्यत्र कहीं विवाह न करने का अनशन छेड़ दिया था। हार कर श्यामली से विवाह की अनुमति देनी पड़ी थी उन्हें। श्यामली भी खुश थी। पूरे 8 वर्ष तक वह भी तो इंतजार करती रही थी इस दिन का। विवाह के बाद दोनों ने दिल्ली में अपने छोटे से फ्लैट में घरौंदा बसाया। सुधीर तो हर वक्त खुशी के मारे हवा में तैरते रहते। बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर, अच्छी तनख्वाह, मनपसंद पत्नी, मनचाहा सब कुछ तो पा लिया था। अपनी बात मनवा लेने का गुरूर व जीत का एक नशा सा सवार था सुधीर पर। सेलिब्रेट करने का बहाना कहीं या अतिरिक्त खुशी का इजहार। सुधीर अपने दोस्तों के साथ रोज ही पार्टियां करने लगे थे। एक पैगा से जो पार्टी की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे 3-4 और फिर 1 से 2 बोतल तक बढ़ती चली गई। श्यामली का धैर्य टूटा तो उसने रोक टोक शुरू कर दी। सुधीर के स्वभाव में मानना कब था, केवल मनवाना ही था। श्यामली भी तो अब प्रेमिका से पत्नी बन चुकी थी। प्रेमिका की बात तो मानी जा सकती थी, पर पत्नी की बात मान लेने से तो पति जोरू का गुलाम कहलाता है न। सुधीर ठन जाता था, श्यामली भी कड़वाहट उगलती थी। आखिर स्थिति तो बिगड़नी ही थी। एक रात श्यामली ने भी गुस्से में आकर गटगट एक ग्लास विस्की चढ़ा ली। तबीयत बिगड़ने पर सुधीर भी घबरा गए, पर पिघले नहीं, बल्कि श्यामली के होश आते ही बिगड़ पड़े। अच्छा तरीका अपनाया तुमने पति की शराब छुड़वाने का। बाबूजी ने सही कहा था कि इस लड़की से शादी करेगा तो जीवन भर पछताएगा। सुनकर श्यामली का दिल तार तार हो गया। तो क्या सुधीर पछता रहे हैं मुझसे शादी करके? हताश विवश श्यामली ने फिर तो चुप्पी साध ली थी। मन ही मन तय कर लिया था कि स्थिति को भगवान भरोसे छोड़कर चुप रहेगी, केवल अपने कर्तव्यों को निभाएगी। विधाता ने जो सुख दुख भाग्य में जोड़े हैं उन्हें स्वीकार कर लेगी। श्यामली की चुप्पी भी सुधीर के लिए असहनीय थी। श्यामली का चुप रहकर सहनशीलता का परिचय देना व निष्ठा से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना एक तरह से सुधीर को उसके समक्ष बौना साबित कर देता था। श्यामली उन्हें पत्नी कम, प्रतिद्वंद्वी ज्यादा नजर आने लगी थी। उसे मानसिक आघात पहुंचाकर शायद अपने मन के झूठे अहम को तृप्त करना चाहते थे सुधीर, या शायद श्यामली की सहनशीलता को चुनौती देना चाहते थे ताकि वह विरोध करे और सुधीर उस पर शब्दों के प्रहार से अपनी भड़ास निकाल सके। पता नहीं हाथ था, जुनून था या किसी मनोरोग का नतीजा, श्यामली को निरंतर मानसिक कष्ट पहुंचाने का एक क्रम सा शुरू कर दिया था। सुधीर ने वह रात याद कर आज भी श्यामली का रक्तचाप तेज हो जाता है। सुधीर हफ्ते भर के टूर से लौटकर आए थे। हर रोज की तरह उन्होंने 3-4 पैगे चढ़ाए व खाना खाकर बिस्तर पर पसरते ही यंत्रवत श्यामली को अपनी ओर खींचा और कहने लगे, इस बार हमारा बॉस रेड लाइट एरिया की सैर कर आया। रसिक किस्म का इंसान है, बता रहा था। इस बार नेपाली लड़की मिली थी, बड़ी चिकनी होती है नेपाली लड़कियां। प्रेम करने का ये कैसा तरीका है, न प्रेमालाप न वाणी का माधुर्य। उस पर इतनी घृणास्पद बातें कितनी बेतकल्लुफी से कर लेते हैं सुधीर। श्यामली का मन कसला हो गया, फिर भी प्रतिक्रिया स्वरूप वह चुप ही रही। पर उसी रात जब अंतरंग क्षणों के दौरान सुधीर बोल उठे, कुछ भी कहो यार, बीवी आखिर बीवी होती है। जो मजा बीवी के साथ है वह किसी और के साथ नहीं, क्यों? मानो जवाब में श्यामली की स्वीकृति चाहते हों। क्षण भर के लिए श्यामली के दिल की धड़कन कहीं खो सी गई। तो क्या सुधीर भी नेपाली लड़की के साथ? छी छी, ये वह क्या सोच रही है? तो फिर क्यों कहा सुधीर ने,
ऐसा, ये तुलना किस आधार पर की गई? क्या केवल मेरे मन को कष्ट पहुंचाने के लिए? जीवन भर ये प्रश्न श्यामली के विचारों को मत्ते ही रहे। सच झूठ की कश्मकश के साथ बात उस रात के साथ ही दब गई। फिर न श्यामली इस मुद्दे को उठा पाए, न ही सुधीर ने कभी चर्चा की, पर फांस तो श्यामली के दिल में कहीं फंस कर रह गई थी। आए दिन सुधीर कोई न कोई मन को विचलित कर देने वाली बात श्यामली के समक्ष कर देते। उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाकर एक अजीब सा संतोष का भाव उभर आता था सुधीर के चेहरे पर। शायद मनोरोग का केस है, यह मानकर श्यामली हर बात सुन लेती, सह लेती व भूलने का प्रयास करती थी। सुधीर द्वारा दिए जाने वाली मानसिक यंत्रणाओं के बावजूद श्यामली सुधीर की इच्छानुसार स्वयं को निर्विवाद रूप से हर रात उसे सौंप देती, जबकि वह अच्छी तरह से महसूस कर रही थी कि सुधीर के लिए वह एक जरूरत की वस्तु भर रह गई है, एक ऐसा उपकरण जिसका वह अपनी इच्छा व आवश्यकतानुसार आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कर एक और सरका देते हैं। परंतु फिर भी श्यामली सुधीर के स्पर्श मात्र से अपने सारे कष्ट बिसरा देती थी व उनके यांत्रिक प्रेम में भी संवेदनाओं व भावनाओं के अंश ढूंढने का प्रयत्न करती थी। उसे आशा थी कि यह निर्जीव रिश्ता एक न एक दिन अवश्य स्पंदित होगा। कई बार जब सुधीर के मित्र घर पर आते तो मजाक में श्यामली से कहते, भाभी जी, सुधीर की लगाम जरा कस के रखिए, आपने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। और साथ ही सुधीर को देख व्यंग्यात्मक मुस्कुराहटों का आदान प्रदान उनके बीच हो जाता था। ऐसे मौके पर असहज हो जाती थी श्यामली, अप्रोक्ष रूप से सबके बीच स्वयं को अपमानित महसूस करती, परंतु मामले को तूल देने की बजाय केवल मुस्कुराकर रह जाती। बाद में एकांत में घंटों उन बातों का और छोर ढूंढने का प्रयास करती कि बाहर ऐसा क्या करते होंगे सुधीर, जो उनके दोस्तों ने ऐसा व्यंग्य किया। सुधीर से इसका स्पष्टीकरण उसने कभी नहीं मांगा। पता नहीं चुप रहने की कसम रोक देती थी या यह आशंका कि यदि सुधीर ने सचमुच खड़े खड़े शब्दों में अनचाहा वक्तव्य स्पष्ट कर दिया तो अभी तो दिल को ये कहकर समझा लेती है कि ये सब मन का भ्रम है, परंतु यदि कुछ अमान्य सा स्पष्ट हो गया तब क्या करेगी वह? विरोध करेगी, बवाल मचाएगी या भूख हड़ताल करेगी? इनमें से किसी भी बात का सुधीर पर असर नहीं होगा, ये वह अच्छी तरह से जानती थी। आखिर चुप रहना ही श्यामली ने ठीक समझा। जीवन एक धर्रे पर चल पड़ता है तो सुख की तरह दुख भोगने की भी आदत सी पड़ जाती है। बिना प्रतिकार के एक लंबा अरसा यूं ही गुजार दिया था श्यामली ने। इस बीच सुमीत अमित के जन्म परवरिश में ही छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर जीना सीख लिया था, लेकिन सुधीर के स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया था। श्यामली जितना उनके क्रियाकलापों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, उतना ही वे एक न एक आपत्तिजनक घटना से उसे विचलित करने की कोशिश करते। उस शाम सुधीर घर में अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे थे। उन्होंने श्यामली से कहा, जरा मेरा पर्स उठाना, उसमें देखो कोई शर्मा का कार्ड होगा, वह देना जरा। श्यामली ने पर्स उठाकर बिना खोले ही सुधीर को पकड़ा दिया। सुधीर ने अकस्मात श्यामली की कलाई खींचकर उसे अपने पास सोफे पर बैठाया व स्वयं पर्स खोलकर कार्ड ढूंढने का उपक्रम करने लगे। साथ ही पर्स में से एक कॉन्डोम का पैक निकालकर श्यामली की गोद में डाल दिया। अनपेक्षित स्थिति से श्यामली की सांसों की गति तेज हो गई, हृदय गहरे में कहीं डूबता सा महसूस हुआ। इसकी जरूरत तो वर्षों पूर्व पीछे छूट गई थी। अपनी मनोदशा को छिपाकर आवाज के कंपन पर काबू पाने की चेष्टा करते हुए सहजता प्रदर्शित कर वह बोली, यह क्या? अरे बॉस दिखा रहा था, मेरे पास रह गया, जाओ फेंक दो। बेफिक्री से सुधीर बोले, बॉस ने ये क्यों दिखाया होगा सुधीर को? और बॉस इन बातों पर सुधीर से क्यों चर्चा करते होंगे? एक साथ कई अनुत्तरित प्रश्न श्यामली को घेरने लगे। सारे प्रश्नों के उत्तर श्यामली स्वयं ही बना लेती थी। हो सकता है केवल मुझे आहत करने के लिए ही सुधीर ने ये नाटक किया हो। यदि उनके मन में खोट होता तो वे अवश्य हड़बड़ाते, मुझे इतनी सहजता से नहीं बताते। फिर वही तसल्ली, वही स्वयं का स्वयं को दिलासा, और उन्हीं विचारों के साथ बात आई गई हो गई। शेष रह गई टीस, जो अक्सर टीवी या किताबों में कॉन्डोम का विज्ञापन देखते ही उभर आती वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष यूं ही सरक गए थे। अमित ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर अमेरिका में नौकरी पा ली थी। सुमीत कानपुर में हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रहा था। घर में केवल सुधीर व श्यामली रह गए थे। बच्चे साथ थे तो खुश होने के कई मौके ढूंढ लेती थी श्यामली, पर अब तो जैसे सुख दुख का लेखा जोखा रखना भी उसने छोड़ दिया था। जो हो रहा है सब ठीक ही है, मानकर जीना ही है। परंतु घूरे के दिन भी फिरते हैं वाली कहावत भी तो चरितार्थ होनी थी। इसी तरह वह घटना श्यामली के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। सुधीर उस रोज देर रात ऑफिस से लौटे थे। पीकर तो वह आए ही थे, घर पर भी उन्होंने जरूरत से ज्यादा पी ली। व्यवहार में बेचैनी व चेहरे पर तनाव था। श्यामली शांत चित्त से यथावत खाना गर्म कर टेबल पर लगा रही थी।
श्यामली की चुप्पी और शांति सुधीर को मौका ही नहीं देती थी कि वह किसी बात पर उखड़े व अपने मन की भड़ास निकाल सके। खाने के दौरान अचानक सुधीर बिफर पड़े, इतनी ठंडी दाल, लो तुम ही खा लो के साथ ही उन्होंने दाल की प्लेट उठाकर श्यामली के मुंह पर दे मारी। श्यामली स्तब्ध रह गई थी। बीते वैवाहिक काल में सुधीर ने चाहे कितने ही मानसिक कष्ट क्यों न दिए हों, पर इतनी ओछी और विध्वंसक हरकत उन्होंने कभी नहीं की थी और न ही श्यामली ने कभी उसकी कल्पना की थी। सुधीर लड़खड़ाते हुए जाकर अपने बिस्तर पर गिर गए। श्यामली सारी रात रोती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ चूक गई है। क्या हर वक्त चुप रहकर सहनशीलता दिखाकर उसने भूल की है? सुधीर जान गए हैं कि वह आवाज नहीं उठाएगी, मुंह नहीं खोलेगी। शायद इसीलिए उनका हौसला इतना बढ़ गया, वरना क्या ऐसा संभव था? मेरे समर्पण का ऐसा प्रतिफल कष्टदायी बातों को हर संभव भुलाने का प्रयास ही तो करती रही है श्यामली, पर क्या यह अपमान भी चुपचाप सह ले? यदि दोनों बेटों की उपस्थिति में इस अपमान का घूंट पीना पड़ता तो वह जीते जी धरती में समा जाना पसंद करती। रोते रोते न जाने कब श्यामली की आंख लग गई। सुबह यथावत सुधीर को चाय देकर श्यामली अपने कार्यों में लग गई। सोच रही थी कि कहने को प्रेम विवाह क्या है, पर जीवन भर सुधीर के निश्चल प्रेम के लिए तरसती ही रही है। वह प्रेम तो इंसान को कितना सहज व नर्म बना देता है, पर सुधीर का प्रेम हमेशा वर्चस्व जमाने की कोशिश में ही होता था। हर वक्त उनका अहंकार प्रेम पर हावी रहता था। बच्चों व सुधीर के प्रति श्यामली की पूरी निष्ठा थी, तभी तो अपने अंतस के दर्द को उसने कभी कर्तव्यों पर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए शायद सुधीर के रात के व्यवहार के बावजूद वह तन्मयता से टेबल पर उनका नाश्ता लगाने में जुटी थी। सुधीर ने बिना कुछ कहे सुने चुपचाप नाश्ता किया। वह ऑफिस जाते जाते कुछ रुककर श्यामली के पास आए और बिना किसी भूमिका के बोले, कल रात मुझसे भूल हो गई थी, सॉरी। और एक झटके के साथ बाहर निकल गए। जीवन में ये पहला अवसर था जब सुधीर के मुंह से सॉरी जैसे शब्द निकले थे। श्यामली एक ही क्षण में जीवन भर के कष्ट भूल गई थी। वही क्षण शायद सही अर्थों में श्यामली के नवजीवन की शुरुआत का बिंदु था। पूरा दिन खुशी और उमंग के मारे श्यामली पगलाती रही। सुधीर के लौटने की प्रतीक्षा में पल पल भारी पड़ रहे थे। उनके ऑफिस से लौटने का इतनी व्यग्रता से इंतजार पहले कभी नहीं किया था उसने। रात गए जब आंखें मूंदकर सुधीर बेचैनी से सोने का प्रयास कर रहे थे, तो श्यामली ने हौले से सुधीर के माथे पर हथेली रखते हुए पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? बिना किसी प्रत्युत्तर के सुधीर ने श्यामली की हथेली अपने हाथों में ले ली और बोले, मुझे माफ कर देना श्यामली। किस लिए? बहुत सारी बातों के लिए, उन सभी गलतियों के लिए जो मैं जीवन भर जानबूझकर करता रहा। कौन सी गलतियां, ये जानने की हिम्मत श्यामली में नहीं थी। अधिक स्पष्टीकरण से लाभ भी क्या था? परंतु आज गलतियों को स्वीकार कर सुधीर का माफी मांगना अप्रोक्ष रूप से यह स्पष्ट कर गया कि जीवन भर जिन्हें वह भ्रम मानकर मन को तसल्ली देती रही, वे भ्रम नहीं सत्य थे। जीवन में भावनात्मक रूप से स्वयं को इतना कंगाल कभी महसूस नहीं किया था श्यामली ने। मन मस्तिष्क पर बड़ी कठिनाई से काबू पाकर चुप्पी साधे वह सुधीर को ध्यान से देखती रही। सुधीर का ये हारा हुआ रूप भी तो वह पहली बार देख रही थी। श्यामली की हथेली को अपने हाथों में कसकर दबाए आंखें मूंदे चुपचाप निश्चित लेटे हुए थे सुधीर। अपनी गलतियों को स्वीकार कर शायद भार मुक्त हुए थे। सुधीर की बंद आंखों की पोरों पर जमा आंसू की बूंदों को देख श्यामली का हृदय भराया। भूल जाओ सब कुछ, श्यामली ने हौले से कहा, और मैं भी भूल जाऊंगी, बस अब तो ठीक है। कितनी आसानी से हल कर दिया था विषमताओं को श्यामली ने। जीवन की जिन उलझनों को सुलझाना मुश्किल हो, उन्हें भुलाना ही शायद एकमात्र हल है। उस रात श्यामली ने सुधीर के स्पर्श में जो अपनत्व का एहसास महसूस किया, वह बीते कई वर्षों में उसकी भोग्या बनी रहने में भी नहीं किया था। रात भर वह सुधीर के पास ऐसे दुबकी रही जैसे किसी खोए हुए बच्चे को कई वर्षों बाद बिछड़ा साया मिल गया हो। सारी स्थितियां अप्रत्याशित रूप से श्यामली के पक्ष में हो गई थीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात तो जैसे सुधीर ने श्यामली का स्थान ले लिया था। जिस शिद्दत से श्यामली ने जीवन भर सुधीर को सहा व झेला था, शायद उन सबकी भरपाई वह कर डालना चाहते थे। कॉफी को क्या शरबत बनाकर पियोगी? सुधीर की आवाज से श्यामली वर्तमान में लौट आई। कप हाथ में धरे धरे ही कॉफी ठंडी हो गई थी। एक घूंट में कॉफी गटक कर वह कमरे में आ गई। जब भी वह अपनी जीत को जी भर कर महसूस कर खुश होना चाहती, अनायासी वे सारे क्षण याद आ जाते जो उसे हार जीत के प्रश्न पर अटका देते थे। श्यामली ने अपनी पसंद की कैसेट टेप में डालकर बटन दबाया और गीत की ये पंक्तियां गूंजने लगी। ए सनम तेरे बारे में कुछ सोचकर अपने बारे में कुछ सोचना जुर्म है, सच ही तो है। प्रेम के बही खाते में देने का ही तो हिसाब रखा जाता है, पाने का नहीं। इसीलिए शायद प्यार में सब कुछ हार जाना भी बड़ी जीत होती है। यही सोचकर श्यामली अपने मन को तसल्ली देने लगी।